अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर शहजाद एडवोकेट। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले दरपेश मसाइल और उनके कानूनी हल के बारे में नए नए टॉपिक पे आपसे बात करता हूं। इसी तरह आज का मेरा टॉपिक वो किराएदारी के बारे में है। अगर आप किसी घर में, मकान में, किसी कॉलोनी में रहाइश पजीर हैं या कोई कमर्शियल बिल्डिंग जो आपने किराए पे ली हुई है और अब जो उसका मालिक है वो आपको निकालना चाहता है और उसके लिए पुलिस के ड्राइवे दे रहा है या कोई और हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी जायदाद, प्रॉपर्टी के मालिक हैं या दुकान के मालिक हैं और अगर आप का जो किराएदार है उसमें वो आपको तंग कर रहा है और निकल नहीं रहा, तो उसके लिए कानूनी तौर पे आपके पास क्या चाराजोई है, मैं आपको बताता हूं कि जो इस वक्त मुल्क में कानून किराएदारी राइज है उसमें किराएदार और मालिक जायदाद को दोनों को हकूक भी हासिल हैं और उनके फ़राइज़ भी साथ शामिल हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल का बटन दबाइए, मुझे ईमेल कीजिए और मुझसे नए नए टॉपिक पे बातचीत कर सकते हैं, मशवरा हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन किसी भी साइट से किसी भी किस्म का मशवरा हासिल करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी घर में या दुकान में या बिल्डिंग में बतौर किराएदार हैं या आपके पास बतौर मालिक कोई ऐसी बिल्डिंग, दुकान या मकान मौजूद है जिसमें किराएदार हैं और आप किराएदारी जो है वो मसाइल से दो चार हैं। उसमें कई केसेस में है कि किराएदार मालिक को तंग रहे होते हैं और कई केसेस में है कि जो किराएदार हैं वो मालिक को तंग करने के अलावा मालिक किराएदार को ज़बरदस्ती निकाल रहे होते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि शायद आपको याद हो कि इससे पहले आपने फिल्मों, ड्रामों में अक्सर देखा और सुना होगा कि जिसमें मालिक आता है और किराएदार का सामान उठा के बाहर फेंक देता है और किराएदार बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा किराएदार एक घर में घुस जाते हैं और उस मालिक मकान को परेशान करते हैं और उसकी वो जायदाद पे भी कब्जा कर लेते हैं। अब इन मसाइल का हल कैसे है, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। ये जो इस वक्त हमारे पंजाब में कानूनी किराएदारी राइज है उसको दी पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 कहते हैं। ये ऐसा कानून है जो किराएदार और मालिक के दरमियान रिश्ते को कानून के दायरे में लेके आता है। अब उसमें होता क्या है कि इसका तरीक़ाकार क्या है कि किराएदारी को कैसे किया जाए। किराएदारी को करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि इसमें एक रेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है। ये जो मैंने आपको कानून बताया पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009, इसके मुताबिक जो रेंट डीड है वो तैयार करनी ज़रूरी है। रेंट डीड में होता क्या है? रेंट डीड में होता ये है कि इसमें स्टाम्प जो है वो कचहरी से लिया जाता है, इसमें मालिक के कॉइफ लिखे जाते हैं, उसका नाम, वल्दियत, पता, एड्रेस, ये वो वगैरह वगैरह। इसके बाद उसमें किराएदार के सारे कॉइफ लिखे जाते हैं, उसका नाम, वल्दियत, एड्रेस, जहाँ पे भी वो रह रहा होता है या जहाँ से आया होता है या उसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अंदराज कर दिया जाता है। इसके अलावा रेंट डीड में वो प्रॉपर्टी जो आप बतौर मालिक रेंट पे दे रहे हैं या वो प्रॉपर्टी जो बतौर किराएदार आप रेंट पे हासिल कर रहे हैं, उसकी वो जो तफसील है वो उसमें लिखी जाती है कि इस जगह पे ये बिल्डिंग, मकान, प्रॉपर्टी वाक़या है और इसका जो एडवांस है वो आपने लिखना है कि इसका एडवांस कितना दिया गया है और इसका जो दौरानिया है वो लिखना है कि ये रेंट डीड, ये किराएदारी कितने अरसा के लिए है। मिसाल के तौर पे 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए है, या अगर वो आपका अरसा गुजर जाता है
तो इसमें मालिक और किराएदार की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रेंट डीड में ये होता है कि अगर आपको बतौर मालिक को ज़ाती ज़रूरत पड़ गई है तो आपने कितनी देर पहले किराएदार को बताना है जी कि मकान खाली कर दें। उसके लिए कम से कम 1 माह का, 2 माह का या 3 माह का नोटिस जो है वो रेंट डीड में लिखना लाजमी है कि उस रेंट डीड के मुताबिक अगर आप किराएदार से वो प्रॉपर्टी खाली करवाना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू रेंट डीड 1 माह या 2 माह या 3 माह का नोटिस देंगे। उस दौरान जो है वो जो किराएदार है वो अपने किसी और रेंट प्रॉपर्टी का इंतज़ाम करेगा और उसके बाद मकान वो खाली कर देगा। इसी तरह अगर जो किराएदार है वो अपनी प्रॉपर्टी खाली करना चाहता है तो वो अकॉर्डिंग टू रेंट डीड है उसके हिसाब से वो अपने मालिक को नोटिस देगा कि मैं ये मकान जो है वो खाली करना चाहता हूँ। उस दौरानिए से पहले वो खाली कर सकता है। ये जो प्रोसेस है कि मकान को किराएदारी खाली करने के लिए या किराएदार से प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें एक जो दौरानिया तय होता है उस दौरानिए के अलावा इस रेंट डीड में माहाना लिखा जाता है कि इसका माहाना किराया कितना है। वो माहाना किराया जो है वो आपने मुसलसल देना होता है और जो मोड ऑफ पेमेंट है उसमें जिक्र होगा रेंट डीड में कि किस तरीके से इसकी अदायगी जो है वो की जाएगी। अगर किराएदार मुसलसल 3 माह तक वो किराया नहीं देता तो मतलब ये है कि वो डिफ़ॉल्टर हो गया, वो नादहिंदा हो गया। और नादहिंदा की जो एक बड़ी नुकसान ये होता है कि मालिक उसको फौरी तौर पर अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है इसी डिफ़ॉल्ट की बिना पे। लेकिन जहाँ पे किराएदार को फौरी तौर पे घर से निकाला जा सकता है या फौरी तौर पे बेदखल इस लिहाज से किया जा सकता है, वहाँ पे जो किराएदार है उसके कुछ कानूनी हकूक़ भी होते हैं। वो ये होते हैं कि जो मालिक है वो रेंट प्रेमिसेस में ज़बरदस्ती और किराएदार की इजाज़त के बगैर उसमें दाखिल नहीं हो सकता। ये आप गौर से बात सुन लें, जो ये समझते हैं कि हम प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे दे देते हैं और जिस वक्त मर्ज़ी मुंह उठा के तो उस किराए की जगह पे चले जाएं, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इस तरह जो किराएदार है वो आपके खिलाफ पर्चे का अंदराज फौजदारी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा जो किराएदार को हुकूक हासिल होते हैं कि जो उसको यूटिलिटी फैसिलिटीज़ दी होती हैं, मिसाल के तौर पे सुई गैस वो इस्तेमाल करता है या बिजली इस्तेमाल करता है या वासा का पानी इस्तेमाल करता है, तो दौरान किराएदारी जो मालिक है वो इन फैसिलिटीज़ को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो डिस्कनेक्ट करेगा तो किराएदार फौरी रेंट जो कंट्रोलर है उसके पास से जाके बहाल वो करवा सकता है। यानी हम रेंट डीड की तरफ आते हैं कि जब रेंट डीड हमारी ये मुकम्मल हो जानी, उसमें तमाम शराइत लिखी जानी है, तो तमाम शराइत लिखने के बाद उसको रेंट रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाता है और उसको रेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। रेंट रजिस्ट्रार के पास करवाने के बाद उसकी जो एक मुसद्दका नकल है वो किराएदार को दी जाती है और इसकी जो एक कॉपी होती है वो मालिक के पास रह जाती है। इसके बाद जो रेंट डीड है इसको मुतलका थाना में जमा कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे भी किराएदार हैं तो वो मुतलका थाने में उसकी जो इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है कि फ़लाँ जो हमारे पास बतौर किराएदार है उसके तमाम कवायद जो हैं वो मुतलका थाने में जमा हो जाते हैं। अब बात ये आगे आती है कि यहाँ तक हो गया, आपकी किराएदारी चल पड़ी। फिर जब मालिक और किराएदार के दरमियान तनाज़ात पैदा हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे जो शराइत लिखी होती हैं उन शराइत की खिलाफ वर्जी होती है, जो रेंट डीड की खिलाफ वर्जी होती है, किराएदार जो है वो मकान खाली नहीं करता किसी वजूहात की बिना पर, या मेलाफाइडली वो मकान खाली नहीं करता, या जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो ज़बरदस्ती तौर पे किराएदार को तमा लालच की खातर उस प्रॉपर्टी से, उस बिल्डिंग से निकालना चाहता है और उसकी जगह पे जदीद नए किराए के साथ किसी और को उसी प्रॉपर्टी में रहाइश करवाना चाहता है और वो उसको ज़ाती ज़रूरत बताता है, हालांकि वो उसकी ज़ाती ज़रूरत नहीं होती। तो इस सूरत में तनाज़ात पैदा होने पर अगर तो वो मालिक है, मालिक अपने किराएदार के ख़िलाफ़
रेंट कंट्रोलर जिस इलाके में भी हो, रेंट कंट्रोलर के पास एक दरख्वास्त पेश करेगा, जिसको दरख्वास्त बेदखली कहेंगे, और उसको एजेक्टमेंट पिटिशन कहा जाएगा। एजेक्टमेंट पिटिशन के नोटिस जो हैं वो किराएदार को अदालत की तरफ से भेजे जाएंगे और उनकी तामील करवाई जाएगी। उनकी तामील करवाने के बाद जो किराएदार है वो अदालत के रूबरू जब पेश होगा और उस मखसूस टाइम में अपने दिफा की इजाज़त के लिए रेंट कंट्रोलर के पास दरख्वास्त इजाज़त दफ़ा दायर करेगा। फिर रेंट कंट्रोलर उस दरख्वास्त इजाज़त दफ़ा को और मालिक की तरफ से दायर एजेक्टमेंट पिटिशन को ये देखेगा कि आया अगर तो कोई वजूहात बनती हैं कि जिसमें किराएदार को एजेक्टमेंट पिटिशन में उसका दिफा लेने की ज़रूरत है, और वो जो वजूहात हैं वो अदालत को मुतमिन करती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं, कि जिसमें अदालत ये देखती है कि इनको लीव टू डिफेंड जो है वो एक्सेप्ट करनी जो है वो ज़रूरी है, तो अदालत किराएदार की तरफ से दायर लीव टू डिफेंड जो है वो मंजूर कर लेती है और इस तरह केस जो है वो रेंट कंट्रोलर के पास लग जाता है। बाद में वो एविडेंसेस आती हैं और एविडेंस में सबसे पहले देखना ये होता है कि इनके दरमियान किराएदार और मालिक का रिश्ता मौजूद है और जो रेंट डीड को तस्लीम करते हैं और जो इसकी जो कंडीशंस हैं उस कंडीशन या शराइत को ये मनोन तस्लीम करते हैं या उसको तस्लीम करते हैं कि ये रेंट डीड हमारी तरफ से लिखी हुई है, तो फिर जो उस केस का फैसला होगा वो उस रेंट डीड में लिखी शराइत के मुताबिक होगा और इस तरह ये जो कानूनी किराएदारी है वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये था आज का मौजू कि हम किराएदारी के मामलात में उलझते हैं तो इनको हल कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप पंजाब में हैं तो दी पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 अप्लाई होगा। इससे पहले जितने भी कानून किराएदारी पहले चलते आए हैं वो हज़फ हो चुके हैं और इस नए कानून के मुताबिक आज जो कानूनदारी को डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो दीगर सूबे हैं, सूबा सरहद है, बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है, उनके भी तकरीबन जो किराएदारी के बारे में जो कानून है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं और थोड़ी सी उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। जो चल रहा है वो यही है कि इसमें किराएदार और मालिक के रिश्ते को वाज़ेह करना होता है और मालिक और किराएदार के दरमियान जो जितने भी तनाज़ात इस दौरान पैदा होते हैं वो रेंट कंट्रोलर ने ही हासिल करने होते हैं, वो हल करने होते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप किराएदारी में, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो डोमेस्टिक है, आप उलझे हुए हैं, आप मालिक हैं, आप किराएदार हैं, आपको हल नहीं मिल रहा, आप इसके हल के लिए मुझसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मेरा ईमेल जो एड्रेस है वो भी आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद जो अच्छी वीडियोस हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए लाता रहूँ। जितने भी मामलात हैं, जितने भी कानूनी नकात हैं आप पूछना चाहते हैं, चाहे वो दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो खानगी है, चाहे वो किराएदारी है, चाहे वो कोई भी है, मैं वो सब आपके सामने उनका हल कानूनी तौर पे पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस कोशिश को अप्रिशिएट करेंगे और मुझे मज़ीद आप अपने साथ बातचीत का मौका देंगे। तब तक मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।